तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस नए वीडियो को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ ए बराबर 1 है, बी बराबर 2 है, इसी प्रकार से जेड बराबर यहाँ पे 26 है। आपको पता होगा कि जो ए बी सी यानी कि जो ए बी सी डी का जो सीरियल नंबर है, ए जो है 1 पे आता है, आपका जो बी है यहाँ पे 2 पर आता है, उसी प्रकार से सारे नंबर यानी कि सी आपका यहाँ पे 3 पे आता है। उसी प्रकार से सारे नंबर का यहाँ पे आपका सीक्वेंस नंबर दिया गया, ठीक है, सीरियल नंबर आपको यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे क्या करना है, कह रहा है कि एक कोड में यहाँ पे एक इसको लिखा गया है 27, तो हमें बताना है कि हार्ड को यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, राइट। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि कौन सा पैटर्न हमें फॉलो करना है, तो उसके हिसाब से हमने अपने नए वाले पैटर्न को यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो अगर कोड को देखा जाए तो एक बार प्लस करके देखते हैं। सी का आपका 3 होता है। अगर ओ की बात करें तो ओ का यहाँ पे 15 होता है, तो 15 हो गया। और डी का होता है यहाँ पे आपका 4। आपको याद करना होगा, सारे यहाँ पे 26 टोटल होते हैं ए बी सी डी में। आपका ए टू जेड नंबर के आपके सीक्वेंस यहाँ पे 26 होते हैं, तो आपको सारे 26 को याद करना होगा। तो आफ्टर दैट आप लोग इस प्रकार क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। और ई को यहाँ पे लिखेंगे, तो ई का आपका अगर देखा जाए तो ई का 5 होता है। सारे नंबर को यहाँ पे काउंट करके जोड़ते हैं, क्या होगा, 15 5 20 हो जाएगा, 4 3 7, मतलब कि यहाँ पे आपका 27 हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा यहाँ पे फॉलो हो रहा है फॉर्मेट। ये फॉर्मेट इस प्रकार से फॉर्मेट को हमें लगाना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी हम लोग लगाते हैं हार्ड में देखते हैं कि क्या यही फॉर्मेट का आंसर से मैच कराते हैं। तो इसमें एच का लिखेंगे तो 8 हो जाएगा, ए का लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, और आर का 18 और डी का यहाँ पे 4 हो जाएगा। सबके काउंट करके जोड़ेंगे तो आपका 31, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, 31। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि लॉजिक रीजन से यहाँ पे रिलेटेड है, तो आपका डेटा किससे रिलेटेड होगा। तो आपका ये रिलेशन वाला यहाँ पे लॉजिकल एनालॉजी का ये क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे, कह रहा है कि लॉजिक जो है रीजन संबंधित है, मतलब कि लॉजिक जो है वो रीजन देता है। तो डेटा में क्या होता है कि आपका एनालिसिस होता है, ठीक है। तो डेटा में आपका एनालिसिस होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि इफ़ 3 27 हो गया, 4 64 हो गया, 5 125 हो गया, तो उसी सीक्वेंस में यहाँ पे 6 की वैल्यू क्या आएगी। तो इसके लिए हमें एक काम करना होगा कि आपको यहाँ पे क्यूब यहाँ पे याद करना होगा कि क्यूब यहाँ पे 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होता है, 4 का क्यूब करें 64 होता है, 5 का क्यूब करें तो 125 होता है। तो उसी प्रकार से अगर हम 6 का क्यूब करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 226 आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स रीजनिंग का आपका क्वेश्चन था। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, मतलब कि क्वेश्चन ही किस आपका चैप्टर से, किस आपका यहाँ पे टॉपिक से है रिलेटेड है, आपको क्वेश्चन भी समझ आ रहा होगा। आगे देखेंगे, कह रहा है कि अ पर्सन वॉक 10 मीटर ईस्ट। तो आपको मैंने बताया था काफ़ी सारे वीडियो में आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे इस प्रकार के जो भी डायरेक्शन और डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको बस एक ही चीज़ फॉलो करनी है, वो है आपका प्लस मेथड। यहाँ पे आपका नॉट होता है, ठीक है। डायरेक्शन यहाँ पे डिवीजन करने का एक तरीका है, नॉर्थ साउथ, और यहाँ पे ईस्ट होता है, इधर आपका वेस्ट होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग फॉलो करके अपने फिगर को ड्राव करेंगे। तो कह रहा है कि यहाँ पे अपना इनिशियल पॉइंट एज्यूम करते हैं। कह रहा है पर्सन है जो कि वॉक करता है 10 मीटर ईस्ट, तो 10 मीटर यहाँ पे ईस्ट को वॉक करा देंगे। देन 6 मीटर साउथ किधर है, तो हम लोग कहेंगे इस डायरेक्शन में। अब ये इनिशियल पॉइंट हो गया साउथ, मतलब कि यहाँ पे 10 मीटर साउथ, यहाँ पे 6 मीटर, सॉरी, यहाँ पे आपका 6 मीटर साउथ दिया, तो हम लोग 6 मीटर को चला लेंगे। अब कह रहा है कि 10 मीटर वेस्ट किधर है, तो वेस्ट करेंगे हमारा इधर वेस्ट है, तो हम लोग वेस्ट अपने यहाँ पे चला लेंगे 10 मीटर, राइट। तो 10 मीटर यहाँ पे वेस्ट चलेगा। फिर देन 6 मीटर नॉर्थ 6 मीटर, तो 6 मीटर नॉर्थ आ गया, यहाँ पे 6 मीटर हो गया। अब कह रहा है कि देन 4 मीटर ईस्ट यहाँ पे 4 मीटर जाता है, तो 4 मीटर यहाँ पे ईस्ट चला गया। हम लोग दूसरे पेन से बना लेते हैं, तो 4 मीटर यहाँ पे ईस्ट चला गया, ठीक है। तो क्या डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे ए था, अब यहाँ पे आपका फाइनल पॉइंट यहाँ पे एफ है, यानी कि इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो हम लोग कहेंगे 4 मीटर है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 4 मीटर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि स्टेटमेंट और यहाँ पे
इसको कहते हैं सिलोजिज्म, ठीक है, इसको टॉपिक कहते हैं सिलोजिज्म। तो इसके देखेंगे करें स्टेटमेंट इसमें दिया रहता है, इसमें स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कंक्लूजन गिवन होता है, इसमें से आपको मैच करना कि कौन सा कंक्लूजन राइट है या फिर रॉन्ग है। तो इसमें से देखेंगे क्या है, कह रहा है कि आल ए आर बी, हम लोग ए का एक सेट बनाएंगे। एक्चुअली ये जो है आपको क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है तो वो वेन डायग्राम से सॉल्व किया जाता है। तो ए हो गया, कह रहा है कि आल ए आर बी, यानी कि ए ये हो गया तो मेरा बी जो ये हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा बनाएंगे क्योंकि सारे ए को यहाँ पे बी के अंदर यहाँ पे आपको इंटर कराना है। तो ये हो गया आपका। आप कह रहा है कि सम बी आर सी, तो कुछ बी जो है यहाँ पे सी है, तो कुछ बी यहाँ पे आपका सी हो गया। कंक्लूजन देखिए, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे क्या इसके कंक्लूजन सेटिस्फाई कर रहा है इस फिगर को या नहीं। तो देखते हैं, कह रहा है कि सम ए आर सी, कुछ ए जो है वो सी हैं, लेकिन यहाँ पे तो नहीं दिखाई दे रहा कोई भी ए यहाँ पे सी नहीं है, लेकिन इसका आपका दो फिगर बन सकता है। वो दो फिगर क्या है देखेंगे, जैसे कि ये आपका सबसे पहले कह रहा ए है और कह रहा आल ए आर बी, मतलब कि सभी ए जो है यहाँ पे बी हैं। अब कह रहा कुछ यहाँ पे बी जो है वो सी हैं, तो इस प्रकार से भी फिगर बन सकता है, ये सी हो गया। और दूसरा फिगर यहाँ पे एक और बन सकता है, वो है कि आपका ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया और ये आपका यहाँ पे सी हो गया। तो फिगर नंबर ये आपका 1 हो गया और ये आपका फिगर नंबर 2 हो गया। अब हमसे क्या यहाँ पे कंक्लूजन देखेंगे, कह रहा है कि सम ए आर सी, तो यहाँ पे पता चलता है कि कोई भी ए यहाँ पे सी नहीं है, तो इसका मतलब इससे तो ये गलत हो गया। लेकिन हम लोग अगर यहाँ पे फर्स्ट वाला फिगर देखा जाए तो यहाँ पे ए तो इंटर हो रहा है सी में, ये जो है आपका एरिया शेडेड एरिया, तो कुछ तो इंटर हो रहा है, मतलब इसके लिए सही है लेकिन इसके लिए गलत है, ठीक है। तो आपको कई सारे फिगर को ड्रॉ करना पड़ेगा, कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है कि आप कितनी फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग होगा। और यहाँ पे अगर एक भी फिगर में आपका नहीं बन रहा है, यानी कि पार्शियल आपका सत्य बन रहा है, ठीक है, आधा अधूरा सत्य बना, आंशिक रूप से सत्य है, तो आपको उसको सही नहीं मानना है, उसको हमेशा आपको कट कर देना, मतलब ये गलत है, ठीक है। भले ही एक दो फिगर के लिए सही हो लेकिन एक के लिए भी अगर गलत है तो आपको इसको गलत ही मानना पड़ेगा। कह रहा आल सी आर बी, ठीक है, सभी सी यहाँ पे बी हैं, ऐसा तो किसी भी फिगर में नहीं दिखाई दे रहा कि सारा सी बी है। सारा सी बी कहने का मतलब ये है कि आपका सी यहाँ पे रहेगा और बी आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। एक बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है कंक्लूजन नंबर 2 में, कंक्लूजन नंबर 2 में आपका कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आपका सेकेंड वाला भी गलत हो जाएगा, मतलब कि नैदर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि दोनों में से कोई भी सत्य नहीं है, नैदर हो गया। और इधर मतलब कि दोनों में से कोई एक सत्य, ठीक है। तो नैदर मतलब कि दोनों में से कोई सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन में कि वो बढ़ते हैं, कह रहा कि ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। तो इसके लिए कुछ आपको बात समझना पड़ेगा, ठीक है। इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए कुछ आपको यहाँ पे सिंबल्स को ध्यान में रखने होते हैं। जैसे कि इसको अगर हम लोग ये आपका स्क्वायर बनाते हैं तो ये हमेशा मेल के लिए बनाते हैं, और अगर हम लोग यहाँ पे सर्कल बनाएंगे तो हमेशा हम लोग यहाँ पे फीमेल के लिए बनाएंगे, राइट, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये थोड़ी सी 5-6 चीज़ें हैं जो जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर ये है तो आपको यहाँ पे रिलेशन क्या दिखाता है, ये आपको यहाँ पे रिलेशन दिखाता है कि सिस्टर या फिर ब्रदर का रिलेशन दिखाएगा, ये जो साइन जहाँ भी आपको दिखाई देगा। और अगर दो लाइन यहाँ पे दिखाई दे दे तो ये आपको यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ का यहाँ पे सिंबल दिखाएगा। और अगर आपको ये वाली लाइन दे दे तो आपको जनरेशन दिखाएगा, ठीक है, जनरेशन आपको दिखाएगा, ठीक है, जनरेशन आपको दिखाएगा। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, मतलब कि ए यहाँ पे है, ए ब्रदर है, मतलब कि मेल है किसका, बी का। तो यहाँ पे बी सिस्टर भी हो सकता है और ब्रदर भी हो सकता है, मतलब मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला सिंबल का यूज करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको अगर सिस्टर या ब्रदर दिखाना है तो आपको ये वाला सिंबल का यूज करना पड़ेगा। तो ये वाला हम लोग सिंबल का यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग बी को लिख देंगे। बी के बारे में अभी कुछ नहीं पता है कि वो मेल है या फीमेल, तो हम लोग बी को इसी तरह छोड़ देंगे, इसमें सर्कल या फिर स्क्वायर नहीं बनाएंगे, काम हो जाएगा। तो ए हो गया, यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए। अब अगला है कि सी इज़ मदर ऑफ ए। अब नया आपका यहाँ पे कैरेक्टर आया, कह रहा है कि सी जो है यहाँ पे क्या कह रहा है कि सी इज मदर ऑफ बी, तो आप मदर ऑफ ए, तो यहाँ पे जनरेशन का ये वाला सिंबल आपको दिखाना होगा, ठीक है, जनरेशन का आपको ये वाला सिंबल दिखाना पड़ेगा। तो ये वाला आपका खड़ी लाइन हो गई। तो यहाँ पे कह रहा सी है, सी मदर है, मतलब यहाँ पे सर्कल बनेगा, ठीक है, फीमेल है तो आपका सर्कल बन जाएगा। डी इज फादर ऑफ सी,
डी जो है वो फादर है सी का, तो हम लोग ये वाला फिर से लगाएंगे। और कह रहा है फादर है, तो इसका मतलब कि हमें यहाँ पे फादर मतलब कि यहाँ पे डी हो गया, इसको मेल बनाना पड़ेगा, स्क्वायर में ऐड कर देंगे। अब कह रहा है हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, डी बी से क्या रिलेशन रखता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक स्टेप पीछे गए, एक जनरेशन पीछे गए, ठीक है, तो आपका फादर मदर का आ गया। अब एक जनरेशन और पीछे गए तो यहाँ पे ये तो आपका ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड मदर आ गया, राइट, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर आ गया। तो हम लोग यहाँ पे यहाँ तो मेल है तो इसलिए हम लोग ग्रैंडफादर लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डी आपका बी से क्या रिलेशन रखता है, ग्रैंडफादर का रिलेशन रखता है। तो ये जो क्वेश्चन था आपका ब्लड रिलेशन से टॉपिक से लिया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इस अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्क्वायर रेक्टेंगल, इसमें क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आप लोग नीचे देखेंगे ऑड वन आउट, ठीक है, तो इसमें आपका ऑड वन आउट भी पूछा जाता है, जो कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि इसमें क्या करना पड़ता है कि आपको जैसे कि अगर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए तो आपको 3 को 1 बनाना पड़ेगा, और एक जो बचेगा यहाँ पे एक जो रिमाइंडर बचेगा उसको आपको टिक करना पड़ता है। अगर 5 ऑप्शन है तो आपको 4 को एक साथ जोड़ना पड़ेगा, मतलब एक जैसा बनाना पड़ेगा, एक कैटेगरी का बनाना पड़ेगा, और जो फिर एक रिमेन बचेगा तो उसको आपको टिक करना। तो स्क्वायर देखेंगे, स्क्वायर आपको कैसे बनता है। स्क्वायर आपका यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, मतलब लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे सेम होते हैं, उसको स्क्वायर कहते हैं। एक 2D डायग्राम है, राइट। और रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में आपका साइड जो है दो साइड होती हैं, ये भी आपका 2D ही डायग्राम है। इसमें आपका जो दोनों साइड इक्वल हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। एक्चुअली यहाँ पे रेक्टेंगल एक प्रकार का, यहाँ पे स्क्वायर एक प्रकार का रेक्टेंगल होता है, राइट। तो यहाँ पे आपका लेंथ और ब्रेथ सेम भी हो सकते हैं, वरना नहीं भी हो सकते हैं, तब भी हम लोग रेक्टेंगल कहेंगे। और रोम्बस क्या होता है, रोम्बस आप लोग काइट भी कह सकते हैं, काइट भी कह सकते हैं। काइट किस प्रकार से होती है, ये आपका यहाँ पे काइट होता है, ठीक है, तो ये काइट होता है। इसका मतलब कि ये वाले अपोजिट साइड जो है यहाँ पे पैरेलल होंगी, राइट, यहाँ पे ये वाला और ये वाला पैरेलल होंगे, और अपोजिट साइड यहाँ पे पैरेलल होंगे, इसको रोम्बस कहेंगे, ठीक। ये भी आपका 2D ही डायग्राम है। और अगर ट्राइपीजियम को देखें तो ट्राइपीजियम कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक, ट्राइपीजियम इस प्रकार से बनता है। तो इसमें देख रहे हैं कि ये आपका पैरेलल इसके है, ये आपका पैरेलल साइड इसके है, ठीक, ये आपका पैरेलल साइड यहाँ पे इसके है। और इसमें भी देखेंगे ये पैरेलल इसके, ये पैरेलल इसके है। इसमें देखेंगे इसमें भी पैरेलल है, काइट में भी है, यानी कि रोम्बस में भी है, लेकिन इसमें देखेंगे बस एक ही साइड, यानी कि 2 साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं। और जो रिमेन जो साइड है, रिमेन साइड मतलब ये वाला जो साइड है ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपका विषम हो जाएगा, यानी कि 3 मेरा मैच कर लिया, 1 2 और 3 मैच कर लिया, जो एक बच्चा हमें उसको करेक्ट करना था, हमने करेक्ट कर दिया। ऑप्शन नंबर डी ट्राइपीजियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चेक करेंगे, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जेड और फिर यहाँ पे बी वाई सी एक्स। तो आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि एक ये किस प्रकार से एक सीरीज ए बी सी इस प्रकार से जेड तक जाती है, एक सीरीज उल्टा जाती है जेड, ठीक है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू यहाँ पे ए तक जाती है। तो ये देखेंगे अगर आपका रिलेशन किस प्रकार से कि एक तो सीधा जा रहा है और एक दूसरा जो है उल्टा के साथ रिलेशन रखता है। तो इसको देखेंगे, इसके बाद क्या आएगा, तो करें ए 1 प्लस किया बी आ गया, 1 प्लस किया सी आ गया, 1 प्लस किया डी आ गया, 1 प्लस फिर से करेंगे तो ई आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ई आना है। अब ये इसको 2 में चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे 1 घटाएंगे तो y आ जाएगा, 1 घटाएंगे तो x आ जाएगा, 1 घटाएंगे तो यहाँ पे आपका w आ जाएगा, और अगर हम लोग फिर से 1 घटाएं तो आपका v आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा, ई वी आपका यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। आपके यहाँ पे जो लॉजिकल सीक्वेंस होते हैं, ये लॉजिकल सीक्वेंस का टॉपिक है, आपसे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो आप लोग को प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपको नंबर भी याद करना पड़ेगा, ए का 1 होता है, बी का भी 1 होता है। आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को एक प्रकार से और सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए का नंबर 1 होता है, इसको अगर हम चेक किए तो अब इसका 26 होता है, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा। इसको भी ऐड करेंगे अगर तो बी का 2 होता है और वाई का यहाँ पे 25 होता है, इसको भी ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा। अपने आंसर को भी ऐड करेंगे, यहाँ से भी आप लोग आंसर मैच करा सकते हैं, जैसे कि
यहाँ पे अपने ऑप्शन से देखेंगे ई का यहाँ पे क्या होता है। अगर ई का हम लोग देखा जाए तो ई का यहाँ पे 5 होता है और वी का यहाँ पे 22 होता है। दोनों को ऐड करेंगे 27 हो गया। इसका भी हम लोग को 27 सम आ गया था। इसका चेक करेंगे तो 5 हो गया और इसका करेंगे तो आपका 21 हो गया। तो यहाँ पे आपका 26 होगा। ये आपका करेक्ट नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। यहाँ पे सबके नंबर को सिक्वेंशियल लॉजिकल सीक्वेंस का जो क्वेश्चन है आपको सभी अल्फ़ाबेट के करस्पॉन्डिंग नंबर को याद करना पड़ेगा, उल्टा और सीधा दोनों में याद करना पड़ेगा। ठीक, और एंगल बिटवीन हैंड्स एट इतना। ठीक है, तो इसमें आपका एक फार्मूला छिपा होता है। जो फार्मूला ये है कि 11m - 60h/2। ठीक है, ये जो आपका एंगल देता है जो कि एक थीटा में एंगल देता है। ठीक है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि रेडियन में देता है, लेकिन नहीं, ये आपका एंगल जो हो वो आपका डिग्री में एंगल देता है। ठीक, आपको यहाँ पे डिग्री में एंगल देता है। तो इसमें बैठाएंगे और यहाँ पे अगर जानना आपको बात ये है कि यहाँ पे जो m है, m से यहाँ पे मिनट है और h मतलब कि r है। ठीक, तो इसमें हम लोग देखेंगे तो आपका 4 जो है r है और 40 जो है यहाँ पे मिनट है। इसमें नंबर को बैठाएंगे, अपने आंसर को लाएंगे। तो 11 हो गया और m मतलब कि 40 हो गया -60। ठीक है, 66 नहीं है, 60 है, 60 है। और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे। 11 चौके 44 हो गया, 440 माइनस 240 हो गया और बटे में 2 करेंगे। इसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद आपका यहाँ पे क्या आता है, आपका यहाँ पे 200 आ जाएगा। 200 बटे 2 करेंगे तो 100 आ गया। अब ने बताया था कि ये डिग्री में आता है, तो 100 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल आपको इस प्रकार से निकालना। कोई भी आपका क्वेश्चन एंगल का दे तो आपको यही आपका फॉलो करना है, यही आपका आंसर देगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ईजी फार्मूला है। तो आप लोग इसको फार्मूलों को याद रखेंगे कि आपका 11m - 60h और बटे 2। कई लोग इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं 11m, यहाँ पे 2 लिख देंगे, -30h। दोनों का आपका यहाँ पे सेम है, तो आप लोग किसी भी फार्मूला को लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका नेगेटिव में आंसर आता है, इसमें एक और है कि अगर आपका आंसर जो है वो नेगेटिव में आता है, या फिर पहले पॉजिटिव का देख लेते हैं। पहले पॉजिटिव में आता है तो आपका वही आंसर एज इट इज़ लिख देना है, डिग्री लगाकर। ठीक है, डिग्री लगाकर आपको वही आंसर लिख देना है। अगर आपका नेगेटिव में आंसर आता है तो जो भी आपका आंसर आया है उसमें आपको 360 यानी कि 360 डिग्री आपको ऐड करना पड़ेगा, और जो फिर उसके बाद आंसर आएगा डिग्री लगा के आपको आंसर को मैच करा देना। ठीक है, तो ये हो गया। अगला देखेंगे, अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइस इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, नेट चेंज क्या होगा। तो कई लोग करेंगे कि ये जीरो चेंज हो गया। ठीक है, कई लोग करेंगे जीरो चेंज हो गया, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कह रहा है कि प्राइस 20% से इंक्रीज होता है, फिर आफ्टर दैट यहाँ पे 20% से डिक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो नेट इफेक्ट होने वाला वो 0% होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको आपको पता चल गया कि 0% कभी भी नहीं आने वाला है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको सबसे पहले जीरो को खोजना है और उसे ऑप्शन से एलिमिनेट करना है। अपना इसको सॉल्व करने का तरीका जानेंगे। इसके 2 मेथड है। ठीक है, इसके 2 मेथड है। तो सबसे पहले हम लोग एक मेथड को लगाएंगे और दूसरा जो है आपका फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो पहला मेथड देखेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म मेथड है। 20% को देखेंगे, 20% का हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होता है। तो अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं पता कैसे निकाला जाता है तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे 20% दिया गया तो आपको कुछ नहीं करना, आप लोग को एक बात याद रखनी, परसेंट मतलब 1/100 होता है। ठीक, बस ये आपको याद रखना है, आपके कई सारे सवालों में हेल्प करने वाला ये। परसेंट मतलब 1/100 होता है, तो 20/100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट मल्टीप्लाई में 0 से 0 कट गया और 1/5 आ गया। तो इसके फ्रैक्शनल वैल्यू यहाँ पे 1/5 होती, किसी की भी निकाल सकते हैं। और ये 1/5 हो गया, कह रहा है कि इंक्रीज हो गया, इसका मतलब 1/5 है। तो इसको आप समझेंगे, इसमें जो नॉमिनेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। नॉमिनेटर जो दिखाता है वो आपको चेंज दिखाता है कि क्या चेंज होता है, और डिनोमिनेटर जो ज़्यादा एक्चुअल दिखाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये याद रखनी, ऊपर वाला जो दिखाता है वो चेंज दिखाता है और नीचे वाला जो दिखाता है वो एक्चुअल वैल्यू दिखाता है। इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 5 से वो चेंज कितना हो गया, डिक्रीज हो रहा, मतलब कम हुआ। 5 में से 1 गया, यहाँ पे 1 है ना, तो 1/5 अगर आप लोग लिखेंगे तो ये 5 से 1 यहाँ पे कम हो गया, यानी कि 4 हो गया। और दूसरे में देखेंगे 20% है, इसका भी 1/5 आएगा फ्रैक्शनल वैल्यू। आप कह रहे हैं ऊपर वाला तो चेंज दिखाता है, ऊपर वाला यहाँ पे चेंज दिखा गया, और नीचे वाला आपका एक्चुअल दिखा रहा है, मतलब कि 5 से
यहाँ पे 6 हो गया, एक को ऐड कर देंगे क्योंकि इंक्रीज हुआ तो चेंज यहाँ पे एक का आया, तो 5 में यहाँ पे ऐड कर देंगे तो आपका 6 हो जाएगा, यानी कि 5 से ये 6 बन गया। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 25 हो गया और यहाँ पे 24 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे अब क्या कह रहा है, फिर से यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे अपने फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे फार्मूला को। अब यहाँ पे ये कह रहा है, ये आपका आंसर ये कह रहा है कि 25 से 24 हो गया। ठीक है, आपका जो नेट इफेक्ट आया 25 से 24 हो गया। चेंज कितना हुआ, एक का हुआ, कितने के ऊपर हुआ, करेंगे 25 के ऊपर हुआ। हमें परसेंटेज चेंज निकालना है, सारे ऑप्शन यहाँ परसेंटेज में दिए गए, तो आपको 100% से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप कई लोग पूछेंगे 100% से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका इफेक्ट कुछ भी नहीं आने वाला, क्योंकि 100 ये हो गया और बटे में 100 कर देंगे, परसेंट का मतलब 100 हो गया, जी कट गया मतलब 1 आ गया, और 1 आपका मल्टीप्लाई में ये रहता है, ये आप कोई भी 100% से मल्टीप्लाई करेंगे आपके आंसर में कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला। इसको कट करेंगे तो 4 बार में कट हो जाएगा 4%। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, 4% एक नेगेटिव में है एक पॉजिटिव में है। यहाँ पे देखेंगे 25 से 24 हो रहा है मतलब घट रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, तो इसलिए -4% ऑप्शन में भी यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब माइनस यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता था कि आपका यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। ठीक है, और प्लस आपका यहाँ पे ये दिखाता है कि आपका इंक्रीज हुआ है। तो आप देख लेते हैं कि दूसरा मेथड क्या है। दूसरा मेथड आपका यहाँ पे a + b + a × b/100 है। ये आपका यहाँ पे दूसरा मेथड है। आपको अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपको नेगेटिव साइन लिखना है। अब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो आपको पॉजिटिव, और डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव साइन लिखना है। तो चलिए रखते हैं साइन। यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो प्लस साइन रखेंगे, और यहाँ पे क्या डिक्रीज हो रहा है तो माइनस साइन रखेंगे। तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ तो हम लोग 20 रखेंगे a की वैल्यू, डिक्रीज हुआ b की वैल्यू -20 रखेंगे, माइनस लग जाएगा या प्लस ही लगा दे, यहाँ पे +20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय -20 करेंगे और बटे में 100 करेंगे। इसको कट करेंगे, ये दोनों कट हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो गया, लेकिन माइनस का 700, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, बटे 100, 0 से 0 कट गया। ये आपकी जो वैल्यू देता है परसेंटेज में देता है, तो आपका 4% -4% आपका हो जाएगा, मतलब कि डिक्रीज हो गया 4% से। ठीक है, तो सिंबल आपको दिखाता है इंक्रीज या डिक्रीज, तो माइनस हुआ तो डिक्रीज और प्लस हुआ तो इंक्रीज। तो कह रहा है रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी, मतलब कह रहा है कि ए और बी के एज का रेशियो यहाँ पे 4/5 है। रेशियो को आप लोग को इस प्रकार भी लिखना आना चाहिए कि आपका रेशियो है तो आपको बटे में भी लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होती है। आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब कि 10 ईयर्स हम लोग यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्स दोनों कट हो जाएंगे तो 4/5 ही आंसर आने वाला है। अब ये कह रहा है कि 10 साल बाद, तो हम लोग दोनों को 10 साल बढ़ा देंगे, दोनों को 10 साल बढ़ा दिए। अब कह रहा है कि इसका जो रेशियो हो जाएगा 5:6 हो जाएगा, मतलब 5x/6x को हो गया। दोनों x कट जाएंगे तो हमें x लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 4 करेंगे, 24x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 60 हो गया बराबर 25x हो गया, यहाँ पे प्लस 50 हो गया। ठीक, इतना करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, इसको x को एक साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, तो आपकी x की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ x a। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ ए निकालना है, तो ए की वैल्यू कितनी है, हम लोग कहेंगे ए की वैल्यू 4 है। तो जो हम लोग माने थे कितना 4x माने थे, तो 4 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब आपका 40 ईयर्स आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 40 ईयर्स आपका यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोगों ने इतना क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही रोज़ डेली वीडियो पाने के लिए।